Hello friends, this is first lecture of Public International Law, and from now onwards we are going to discuss every aspect of public international law in great detail. In this first lecture, we are going to discuss what is international law, what are the views of prominent jurists on international law, and what is the difference between public international law and private international law. So, what is international law? इमेजिन करो एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है जिसमें एक तरफ फुटबॉल टीम खेल रही है और एक तरफ क्रिकेट टीम खेल रही है। अब पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इन दोनों में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। डिस्प्यूट हो सकता है जगह को लेके कि इस जगह पे हम खेलेंगे या ये हमारी बाउंड्री होगी, या डिस्प्यूट हो सकता है कि किसी भी चीज़ को लेके डिस्प्यूट हो सकता है। तो इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए हमें इस ग्राउंड में कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे जिससे दोनों टीम्स को दिक्कत ना हो, दोनों अपनी अपनी बाउंड्रीज में खेलें, दोनों एक कोऑपरेशन के साथ खेलें। ये रूल्स इसलिए भी ज़रूरी हैं ताकि दोनों टीम्स अपने अपने स्फीयर में पीसफुली खेल सकें। अदरवाइज़ पॉसिबिलिटीज़ है कि कभी क्रिकेट टीम में जब मेंबर्स ज़्यादा होंगे तो वो हो सकता है कि फुटबॉल टीम के स्पेस को एनक्रोच कर लें, या हो सकता है कभी फुटबॉल जब इनके एरिया में आए तो ये पास ऑन ना करें फुटबॉल टीम के पास। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए इन दोनों के लिए रूल्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं ताकि ये दोनों अपनी अपनी लिमिट्स में रहें और दोनों अपना गेम पीसफुली इंजॉय कर सकें। बस इंटरनेशनल लॉ भी यही है। ये पूरी दुनिया एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है और इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। तो इन सारे कंट्रीज़ में पीस मेंटेन रखने के लिए, और अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए कुछ रूल्स की ज़रूरत है जो बाइंडिंग होंगे इन स्टेट्स पे। बस वही रूल्स इंटरनेशनल लॉ हैं। अब इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशंस को देखते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है ओपनहाइम की। ओपनहाइम कहता है कि इंटरनेशनल लॉ इज द बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड ट्रीटी रूल्स कंसीडर्ड लीगली बाइंडिंग बाय स्टेट्स इन देयर इंटरकोर्स विद ईच अदर। मतलब इंटरनेशनल लॉ जो है वो कस्टमरी एंड ट्रीटी रूल्स से बनता है। मतलब कस्टम और ट्रीटीज़ पे एम्फसाइज किया गया है कि जो कस्टम्स और ट्रीटीज़ होती हैं दो कंट्रीज़ के बीच में, जो कस्टम्स चले आ रहे हैं या जो ट्रीटीज़ दोनों कंट्रीज़ के बीच में साइन हुई हैं, वो इंटरनेशनल लॉ का रूप ले लेती है, कंसीडर्ड लीगली बाइंडिंग बाय स्टेट्स। अब ये चीज़ें स्टेट्स पे लीगली बाइंडिंग है, कोई यहाँ मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है, लीगल ऑब्लिगेशन है। स्टेट्स को ये चीज़ें फुलफिल करनी ही पड़ेंगी। कंसीडर्ड लीगली बाइंडिंग बाय स्टेट्स इन देयर इंटरकोर्स विद ईच अदर। जब वो एक दूसरे से डील करते हैं तो यहाँ लीगल ऑब्लिगेशन हो जाएगी, आपको ये चीज़ें फुलफिल करनी ही पड़ेंगी। ये सिर्फ एक कोई कर्टेसी नहीं है, ये आपकी ऑब्लिगेशन है। यू हैव टू फुलफिल दिस ऑब्लिगेशन। इस डेफिनेशन के कुछ क्रिटिसिजम्स भी हैं। सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये है कि ये डेफिनेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को कवर नहीं करती। जैसा कि इस डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि कंसीडर्ड लीगली बाइंडिंग बाय स्टेट्स। ये डेफिनेशन जो है इंटरनेशनल लॉ की, ये सिर्फ स्टेट्स को कवर करती है। ये कहती है कि इंटरनेशनल लॉ सिर्फ स्टेट्स पे बाइंडिंग है। तो इसमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल, वो कवर नहीं है। साथ ही साथ इसमें इंडिविजुअल्स भी कवर नहीं है, जबकि यूएन के आने के बाद इंडिविजुअल्स को भी राइट्स एंड ड्यूटीज़ मिल गई हैं इंटरनेशनल लॉ में। थर्ड, एमएनसीज को भी कवर नहीं करती है डेफिनेशन। जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होती हैं उन पे भी इंटरनेशनल लॉ अप्लाई नहीं होता। फोर्थ, इस डेफिनेशन में सबसे ज़्यादा एम्फसाइज कस्टम एंड ट्रीटीज़ पे किया गया है। जो बाकी सोर्सेज हैं इंटरनेशनल लॉ के, उन्हें कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया गया है। जैसे एक सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस, उसको भी कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। सिर्फ कस्टम एंड ट्रीटीज़ पे एम्फसाइज किया गया है। लास्ट है कि ये जो टर्म है बॉडी ऑफ
रूल्स, ये इम्प्लाई करती है कि इंटरनेशनल लॉ स्टैटिक है, मतलब इंटरनेशनल लॉ के रूल्स हैं वो चेंज नहीं हो सकते, एक बार जो रूल्स बन गए बस वही रहेंगे। जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है, इंटरनेशनल लॉ जो है वो डायनामिक है और वो चेंज होता रहता है। जैसे जैसे ग्लोबल लेवल पे डेवलपमेंट्स होती हैं वैसे वैसे इंटरनेशनल लॉ भी ग्रो करता है और करंट सिनेरियो के हिसाब से चेंज होता है। अब ओपनहाइम की डेफिनेशन के बाद अगली डेफिनेशन आती है रॉबर्ट जेनिंगसन आर्थर वॉट्स की। इन्होंने ये डेफिनेशन 1992 में दी थी। ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज द बॉडी ऑफ रूल्स which are legally binding on states in their intercourse with each other. These rules are primarily those which govern the relations of state, but the state are not only subject of international law, international organizations, and to some extent individuals may be subject of international law. बेसिकली इन्होंने ओपनहाइम की डेफिनेशन को ही दोबारा से रिपीट कर दिया, लेकिन उसके स्कोप को थोड़ा सा बढ़ा दिया। इन्होंने जो डेफिनेशन को मॉडिफाई किया, इन्होंने उस डेफिनेशन में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स को भी इंक्लूड कर दिया। इन्होंने कहा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स भी सब्जेक्ट हैं इंटरनेशनल लॉ का। सिर्फ स्टेट्स इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट नहीं है, पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स भी इंटरनेशनल लॉ में कवर होते हैं। अब इस डेफिनेशन के बाद अगली डेफिनेशन आती है स्टार्क की। 1994 में डेफिनेशन दी गई थी। 1994 में डेफिनेशन दी गई थी। स्टार्क की डेफिनेशन इंटरनेशनल लॉ की ये कहती है कि इंटरनेशनल लॉ इज द बॉडी ऑफ लॉ which is composed for its greater part of principles and rules of conduct which states feel themselves bound to observe। जो मतलब स्टेट के लिए बाउंड है ऑब्जर्व करने के लिए, स्टेट को ऑब्जर्व करना ही करना पड़ेगा। एंड देयरफॉर डू कॉमनली ऑब्जर्व इन देयर रिलेशंस विद ईच अदर, और वो आपस में जो रिलेशन मेंटेन रखने के लिए वो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। एंड विच इंक्लूड्स ऑल्सो द रूल्स ऑफ लॉ relating to functioning of international institutions or organizations, their relation with each other, and their relation with states and individuals। तो बेसिकली इस डेफिनेशन में भी वही जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस को इंक्लूड कर दिया गया, और उनके जो रिलेशंस है एक दूसरे के साथ, स्टेट के और इंडिविजुअल के रिलेशन है जो, उनको भी इस डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया गया। और साथ ही साथ जो इंडिविजुअल्स और नॉन स्टेट एंटिटीज़ हैं उनके राइट्स और ड्यूटीज़ की जहाँ तक बात आती है, वो भी इंटरनेशनल लॉ का ही एक कंसर्न है। मतलब इंटरनेशनल लॉ उन पर भी एप्लीकेबल होता है, सिर्फ उस हद तक जहाँ इनके राइट्स एंड ड्यूटीज़ की बात आती है। अब ये जो डेफिनेशन है इसका स्कोप भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें ये बता दिया कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो रेगुलेट करता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स एंड अदर नॉन स्टेट एंटिटीज। जहाँ की जो पुरानी हम डेफिनेशंस देखते हैं वहाँ सिर्फ स्टेट की बात होती है, यहाँ फिर वही ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस को भी कवर कर दिया गया। बट ये डेफिनेशन इतनी वाटर टाइट है कि इसमें फर्दर कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा गया कुछ और एडिशन का। स्पेसिफिकली ये चीज़ें इन्होंने बता दी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, फंक्शनिंग इन सब की और इनके रिलेशन स्टेट के साथ और इंडिविजुअल्स के साथ ही साथ इनके इंडिविजुअल्स और नॉन स्टेट एंटिटीज़ के राइट्स एंड ड्यूटीज़ की बात कर दी। तो फर्दर किसी और एडिशन का स्कोप ही नहीं छोड़ा गया। इसलिए इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही है कि अगर कोई एंटिटी फ्यूचर में आगे इंटरनेशनल पर्सनालिटी एक्वायर कर ले तो ये डेफिनेशन इनएडिक्वेट हो जाएगी, क्योंकि डेफिनेशन में कोई इंक्लूसिवनेस तो है ही नहीं। कॉन्क्रीट डेफिनेशन है, इसमें कोई इंक्लूसिविटी नहीं है कि आप फर्दर कुछ इसमें ऐड ऑन कर सको। तो ये डेफिनेशन का ये क्रिटिक है। इंटरनेशनल लॉ की जो अगली डेफिनेशन है वो श्वार्जन बर्जर ने दी है। श्वार्जन बर्जर ने देखा कि जो स्टार की डेफिनेशन का जो क्रिटिसिज्म है वो बेसिकली ये है कि स्टार
ने फर्दर किसी एडिशन का स्कोप ही नहीं छोड़ा। अगर कोई नई एंटिटी आ जाए जो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी एक्वायर कर ले, तो उसका तो कोई स्कोप ही नहीं है इंटरनेशनल लॉ में ऐड होने का इस स्टार की डेफिनेशन के हिसाब से। तो श्वार्ज़ेनबर्गर ने सोचा कि मैं थोड़ी इंक्लूसिव डेफिनेशन दूंगा, अपनी डेफिनेशन में थोड़ी इंक्लूसिविटी मैं रखूंगा कि फर्दर चीज़ें भी ऐड ऑन हो सके। तो श्वार्ज़ेनबर्गर ने जो डेफिनेशन दी है वो है कि इंटरनेशनल लॉ इज द बॉडी ऑफ रूल्स विच अप्लाई बिटवीन सोवरन स्टेट्स। मतलब प्राइमरीली तो सोवरन स्टेट्स पे ही अप्लाई होता है ये इंटरनेशनल लॉ, एंड सच अदर एंटिटीज एज हैव बीन ग्रांटेड इंटरनेशनल पर्सनैलिटी। उसने लिख दिया सच अदर एंटिटीज, मतलब और जो भी एंटिटीज हैं जितनी भी जिन्होंने इंटरनेशनल पर्सनैलिटी एक्वायर कर ली है उन पे भी अप्लाई हो जाएगा। प्राइमरली तो इंटरनेशनल लॉ सोवरन स्टेट्स पे ही अप्लाई होता है, लेकिन अगर कोई ऐसी एंटिटी आ जाती है जो फर्दर एक्वायर कर लेती है इंटरनेशनल पर्सनैलिटी, तो उस पर भी ये इंटरनेशनल लॉ अप्लाई हो जाएगा। तो स्टार की डेफिनेशन से थोड़ा हटके एक इंक्लूसिव डेफिनेशन यहाँ देने की कोशिश करी गई है। फिर एक जज जेसप थे, वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ को हमें इंटरनेशनल लॉ नहीं कहना चाहिए, हमें इसे ट्रांसनेशनल लॉ कहना चाहिए, क्योंकि ये ट्रांसनेशनल फ्रंटियर्स पे अप्लाई होता है और इनके एक्शंस को रेगुलेट करता है। अब ट्रांसनेशनल फ्रंटियर्स में सब कुछ आ गया, इंडिविजुअल्स, एमएनसीज, स्टेट्स, ऑर्गेनाइजेशंस और जितने भी जो भी ग्रुप्स हैं वो सब आ गए। तो वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है ये नाम मिसलीडिंग है, क्योंकि इस नाम से हमें प्राइमरीली ये लगता है कि सिर्फ स्टेट्स पे अप्लाई होता है। तो इसीलिए हमें इसका नाम चेंज करके ट्रांसनेशनल लॉ कर देना चाहिए, ये चीज़ ज़्यादा ठीक रहेगी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ तो जैसे कि अब तक हम समझ चुके हैं कि एक ऐसा लॉ जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है बिटवीन स्टेट्स एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस, जो उनके राइट्स एंड ड्यूटीज़ को रेगुलेट करता है ताकि वो एक दूसरे से इफेक्टिवली डील कर सकें। पर दूसरी तरफ जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है वो प्राइमरीली इंडिविजुअल्स पे अप्लाई होता है, टू और मोर स्टेट्स के इंडिविजुअल्स पे। अब सपोज जैसे एक इंडियन सिटीजन की शादी अगर किसी अमेरिकन से हो जाए, तो उनके मैरिज से रिलेटेड कौन से लॉज अप्लाई होंगे, या सपोज उन दोनों का अगर फ्यूचर में डाइवोर्स हो जाता है तो उस डाइवोर्स से रिलेटेड कौन से कंट्री के लॉ अप्लाई होंगे उस पर। अगर वो हिंदू है, हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होगा, या कोई यूएस का कोई डाइवोर्स से रिलेटेड लॉ एप्लीकेबल होगा। मेंटेनेंस की बात है तो मेंटेनेंस के रिगार्डिंग कौन से प्रोविजंस अप्लाई होंगे, हमारे 125 सीआरपीसी का अप्लाई होगा, या कोई अमेरिकन लॉ में जो मेंटेनेंस के प्रोविज़न है वो अप्लाई होंगे। तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इन चीज़ों से डील करता है। अब इनका हम डिफरेंस देखते हैं दोनों का। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ गवर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन sovereign states and international organizations, whereas private international law governs legal dispute involving private individuals or certain entities across different jurisdictions। तो बेसिकली वही पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो है वो स्टेट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से डील करता है, लेकिन जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है वो बेसिकली इंडिविजुअल से डील करता है। सेकंड, public international law deals with issues such as treaties, international agreements, human rights, and war. Basically, treaties, international agreements जो होते हैं ये ह्यूमन राइट्स और वॉर रिलेटेड चीज़ों से पब्लिक इंटरनेशनल लॉ डील करता है। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ डील्स विद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज, jurisdiction, and recognition and enforcement of foreign judgments। तो बेसिकली जो लॉज के रिगार्डिंग जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जुरिस्डिक्शन के हो गए या एनफोर्समेंट के हो गए जजमेंट के, उसके रिगार्डिंग प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ डील करता है। कि जैसे अभी जो हमने
इंडियन अमेरिकन की डाइवोर्स का जो हमने केस अभी सुना, उसके रिगार्डिंग कौन सी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगी, कौन सा लॉज अप्लाई होंगे। और सपोज डाइवोर्स की अगर डिग्री आ भी गई तो उसको एनफोर्स कौन सी कोर्ट करेगी, इंडियन कोर्ट करेगी, अमेरिकन करेगी। तो इन चीज़ों से प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ डील करता है। थर्ड डिफरेंस है कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एनफोर्स्ड बाय इंटरनेशनल बॉडीज लाइक यूएन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो बेसिकली जो एनफोर्समेंट की पावर है वो यूएन के पास या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के केस में। लेकिन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के केस में एनफोर्स्ड बाय नेशनल कोर्ट्स यूजिंग रूल्स ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ टू रिजॉल्व डिस्प्यूट विद फॉरेन एलिमेंट्स। यहाँ जो पावर है वो नेशनल कोर्ट्स के पास ही है। वही देखेंगे प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के रूल्स लगा के डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए। फोर्थ, फोर्सेस ऑन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स एंड इंटरनेशनल एंटिटीज। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का मेन कंसर्न जो है वो राइट्स एंड ड्यूटीज को देखना है, स्टेट्स के और इंटरनेशनल एंटिटीज के राइट्स एंड ड्यूटीज के। कहीं कोई स्टेट राइट्स को वॉयलेट तो नहीं कर रहा किसी दूसरे स्टेट के, या इस स्टेट की कोई ड्यूटी बनती है या नहीं बनती। इन चीज़ों के रिगार्डिंग पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का मेन फोकस रहता है। लेकिन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ फोकसेस ऑन विच jurisdictions लॉ अप्लाई टू पर्टिकुलर लीगल केस इन्वॉल्विंग प्राइवेट पार्टीज। जैसे वही इंडियन अमेरिकन डाइवोर्स वाला जो केस था, उसमें प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ ये देखेगा कि कौन से कंट्री का लॉ अप्लाई होगा इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट के रिगार्डिंग। फिफ्थ डिफरेंस है एग्जाम्पल्स। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के एग्जाम्पल्स हैं जिस जो कन्वेंशन होते हैं, जेनेवा कन्वेंशन होगी या यूएन चार्टर हो गया, इंटरनेशनल कोवेनेंट्स ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के जो एग्जाम्पल्स हैं वो वही फैमिली इश्यूज हो गए, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, या टॉर्ट के रिलेटेड मैटर्स हो गए, या प्रॉपर्टी लॉ से रिगार्डिंग हो गया जब पार्टीज दूसरे कंट्रीज की हैं। सिक्स, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का जो प्राइमरीली जो कंसर्न है वो है इंटरनेशनल पीस को मेंटेन रखना, शांति बनाए रखना, सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन की शांति बनी रहे, सारे कंट्रीज सिक्योर फील करें और एक दूसरे से कोऑपरेट करें। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का जो मेन कंसर्न है वो है लीगल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना ऐसी पार्टीज के बीच में जो डिफरेंट कंट्रीज में बैठी हुई हैं। सेवंथ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ हैज मोर यूनिफॉर्म एंड यूनिवर्सल एप्लीकेशन अक्रॉस स्टेट्स। जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है उसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, तो सब पे अप्लाई होता है, सारे कंट्रीज पे, सारे स्टेट्स पे अप्लाई होता है। वेयर private international law varies significantly from one jurisdiction to another based on each country's legal system। ये तो इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री, जुरिस्डिक्शन टू जुरिस्डिक्शन के बेसिस पे कि जिस कंट्री में जो कानून है जैसा है, तो क्रॉस बॉर्डर इंडिविजुअल्स के बीच में डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए जो कानून बने हुए हैं वही अप्लाई होंगे। अब नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि ऑस्टिन का इंटरनेशनल लॉ को लेके क्या व्यू पॉइंट है। अब ऑस्टिन के व्यू को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ऑस्टिन की लॉ की डेफिनेशन क्या है। ऑस्टिन कहता है कि लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरन बैक्ड बाय सैंक्शन। मतलब जो सॉवरन अथॉरिटी है वो जो भी कमांड इशू कर देती है वो लॉ बन जाता है। अगर आप उसे फुलफिल नहीं करते तो आप पे सैंक्शंस इम्पोज कर दिए जाते हैं। सैंक्शंस होते हैं पनिशमेंट। अब सॉवरन अथॉरिटी क्या होती है? सॉवरन का मतलब होता है सुप्रीम पॉलिटिकल बीइंग, या हम कह सकते हैं सुप्रीम बीइंग जो पॉलिटिकली सुपीरियर है, जैसे कोई राजा होता है। अब राजा जो भी
कमांड इशू कर देगा, जो भी ऑर्डर कर देगा वो लॉ बन जाएगा। अगर आप उसे फुलफिल नहीं करोगे तो आप पे सैंक्शंस इम्पोज कर दिए जाएंगे, मतलब आपको पनिश किया जाएगा। तो ऑस्टिन की डेफिनेशन के तीन मेन कंपोनेंट्स है। पहला, कमांड। कमांड बेसिकली ऑर्डर्स होते हैं जो एक सुपीरियर अथॉरिटी पास करती है इंफीरियर को लेके। सुपीरियर अथॉरिटी वही सोवरन, जैसे राजा हो गया, और इंफीरियर अथॉरिटी सिटीजन्स। सेकंड है सोवरन। सोवरन वही ऐसा पर्सन जो पॉलिटिकली सुपीरियर हो। और थर्ड, सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब होता है पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस। अगर आप उस कमांड को फॉलो नहीं करोगे तो आप पे सैंक्शंस इम्पोज कर दिए जाएंगे। तो ये बेसिकली ऑस्टिन की लॉ की डेफिनेशन है। तो ऑस्टिन कहता है कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो स्ट्रिक्ट सेंस में लॉ नहीं है। क्यों लॉ नहीं है? क्योंकि इसमें कोई सॉवरन लेजिस्लेटिव अथॉरिटी नहीं है। मतलब जैसे अगर आप लॉ की डेफिनेशन देखो तो ऑस्टिन के हिसाब से वो कहता है कि सॉवरन अथॉरिटी है, जो राजा है, वो लॉज बनाता है, वो कमांड इशू करेगा। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लॉ के पॉइंट से देखें तो यहाँ तो कोई सॉवरन लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है ही नहीं, कोई लॉ बनाने वाला है ही नहीं। कंट्रीज आपस में ही ट्रीटी कर लेते हैं, या जो कस्टम्स उनके चलते आ रहे हैं वही फ्यूचर में लॉ बन जाते हैं। तो कोई सॉवरन अथॉरिटी नहीं है जो कानून बनाए, जो लेजिस्लेट करे। तो इसीलिए ऑस्टिन कहता है कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो लॉ नहीं है स्ट्रिक्ट सेंस में। सेकंड पॉइंट है कि लॉ ना तो लॉ बनाने वाला है और ना ही लॉ एनफोर्स कराने वाली कोई एजेंसी है। जैसे अगर आप डोमेस्टिक लॉज को देखो तो लॉ बनाने वाली अथॉरिटी है जिसे हम लेजिस्लेचर कहते हैं, जैसे इंडिया के केस में पार्लियामेंट। और लॉ एनफोर्स कराने वाली एजेंसी होती है जिसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, जिस जो गवर्नमेंट होगी या पुलिस अथॉरिटीज़ होगी, ये सब एग्जीक्यूटिव में आती हैं। तो ऑस्टिन कहता है कि इंटरनेशनल लॉ में ना तो कोई सॉवरन लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है जो सबसे सुप्रीम हो और सारे कंट्रीज़ के लिए लॉ बनाए। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कंट्रीज़ आपस में ट्रीटीज़ करके लॉज बनाती हैं, या जो कस्टम्स चले आ रहे हैं वही लॉ बन जाते हैं। और ना ही कोई यहाँ एनफोर्समेंट एजेंसी है जो इन लॉज को एनफोर्स करा पाए। तो इसीलिए ऑस्टिन कहता है कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो कोई लॉ नहीं है, उसे आप पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी कह सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हॉलैंड का व्यू इंटरनेशनल लॉ को लेके। हॉलैंड अपनी बुक एलिमेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में बताता है कि इंटरनेशनल लॉ इज द वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। मतलब जो इंटरनेशनल लॉ है और जो जूरिस्प्रूडेंस है वो पैरेलल है एक दूसरे से। पैरेलल इन द सेंस कि वो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हैं, अलग हैं और सेपरेट हैं। तो ये समझने की गलती मत कर देना कि इंटरनेशनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस जो है वो सेम है। सेम इन द सेंस कि हॉलैंड कहता है कि इंटरनेशनल लॉ पे जूरिस्प्रूडेंस के कोई प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं होते। हालांकि हमें यहाँ से देखने में ये लग सकता है कि इंटरनेशनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जैसे आप देखो, अगर सपोज करो ये लाइन जो है ये इंटरनेशनल लॉ है और ये लाइन जो है जूरिस्प्रूडेंस है, ये हमें लग रहा है कि एक वैनिशिंग पॉइंट पे मिल रहे हैं, बट एक्चुअल में हमें भी पता है कि रेलवे की जो पटरियाँ होती हैं वो दोनों आपस में पैरेलल होती हैं, वो कभी नहीं मिलती। हालांकि हमें इस पॉइंट से यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमें लग रहा है कि एक पॉइंट पे मिल रहे हैं जिसे हम वैनिशिंग पॉइंट कहते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। सो हॉलैंड कहता है कि इंटरनेशनल लॉ इज द वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। मतलब इंटरनेशनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस दोनों पैरेलल हैं एंड सेपरेट हैं। हालांकि हमें यहाँ से देखने में लग सकता है कि वो वैनिशिंग पॉइंट पे मिल रहे हैं। एक इल्यूजन क्रिएट हो सकता है हमारे मन में कि
इंटरनेशनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस वैनिशिंग पॉइंट में मिलते हैं, बट एक्चुअल में ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं, दोनों अलग अलग हैं और कभी नहीं मिलते। जूरिस्प्रूडेंस के प्रिंसिपल्स इंटरनेशनल लॉ पे अप्लाई नहीं होते। बहुत से इसके केसेस एग्जांपल्स हैं, जैसे इंटरनेशनल लॉ में कोई डिस्प्यूट सेटल करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है जो डिस्प्यूट सेटल कर सके। जूरिस्प्रूडेंस तो हमें बात करता है इफेक्टिव जस्टिस डिलीवरी सिस्टम होना चाहिए, इंटरनेशनल लॉ में ऐसा कुछ है ही नहीं। सो पोलैंड कहता है कि इंटरनेशनल लॉ इज द वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री, जुरिस्डिक्शन टू जुरिस्डिक्शन के बेसिस पे, कि जिस कंट्री में जो कानून है जैसा है, तो क्रॉस बॉर्डर इंडिविजुअल्स के बीच में डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए जो कानून बने हुए हैं वही अप्लाई होंगे। अब नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि ऑस्टिन का इंटरनेशनल लॉ को लेके क्या व्यू पॉइंट है। अब ऑस्टिन के व्यू को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ऑस्टिन की लॉ की डेफिनेशन क्या है। ऑस्टिन कहता है कि लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरन बैक्ड बाय सैंक्शन। मतलब जो सोवरन अथॉरिटी है वो जो भी कमांड इशू कर देती है वो लॉ बन जाता है। अगर आप उसे फुलफिल नहीं करते तो आप पे सैंक्शंस इम्पोज कर दिए जाते हैं। सैंक्शंस होते हैं पनिशमेंट। अब सोवरन अथॉरिटी क्या होती है? सोवरन का मतलब होता है सुप्रीम पॉलिटिकल बीइंग, या हम कह सकते हैं सुप्रीम बीइंग जो पॉलिटिकली सुपीरियर है, जैसे कोई राजा होता है। अब राजा जो भी कमांड इशू कर देगा, जो भी ऑर्डर कर देगा, वो लॉ बन जाएगा। अगर आप उसे फुलफिल नहीं करोगे तो आप पे सैंक्शंस इम्पोज कर दिए जाएंगे, मतलब आपको पनिश किया जाएगा। तो ऑस्टिन की डेफिनेशन के तीन मेन कंपोनेंट्स है। पहला, कमांड। कमांड बेसिकली ऑर्डर्स होते हैं जो एक सुपीरियर अथॉरिटी पास करती है इन्फीरियर को लेके। सुपीरियर अथॉरिटी वही सोवरन, जैसे राजा हो गया, और इन्फीरियर अथॉरिटी सिटीजन्स। सेकंड है सोवरन। सोवरन वही ऐसा पर्सन जो पॉलिटिकली सुपीरियर हो। और थर्ड, सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब होता है पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस। अगर आप उस कमांड को फॉलो नहीं करोगे तो आप पे सैंक्शंस इम्पोज कर दिए जाएंगे। तो ये बेसिकली ऑस्टिन की लॉ की डेफिनेशन है। तो ऑस्टिन कहता है कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो स्ट्रिक्ट सेंस में लॉ नहीं है। क्यों लॉ नहीं है? क्योंकि इसमें कोई सोवरन लेजिस्लेटिव अथॉरिटी नहीं है। मतलब जैसे अगर आप लॉ की डेफिनेशन देखो तो ऑस्टिन के हिसाब से वो कहता है कि सोवरन अथॉरिटी है, जो राजा है, वो लॉज बनाता है, वो कमांड इशू करेगा। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लॉ के पॉइंट से देखें तो यहाँ तो कोई सोवरन लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है ही नहीं, कोई लॉ बनाने वाला है ही नहीं। कंट्रीज आपस में ही ट्रीटी कर लेते हैं, या जो कस्टम्स उनके चलते आ रहे हैं वही फ्यूचर में लॉ बन जाते हैं। तो कोई सोवरन अथॉरिटी नहीं है जो कानून बनाए, जो लेजिस्लेट करे। तो इसीलिए ऑस्टिन कहता है कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो लॉ नहीं है स्ट्रिक्ट सेंस में। सेकंड पॉइंट है कि लॉ ना तो लॉ बनाने वाला है और ना ही लॉ एनफोर्स कराने वाली कोई एजेंसी है। जैसे अगर आप डोमेस्टिक लॉज को देखो तो लॉ बनाने वाली अथॉरिटी है जिसे हम लेजिस्लेचर कहते हैं, जैसे इंडिया के केस में पार्लियामेंट। और लॉ एनफोर्स कराने वाली एजेंसी होती है जिसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, जैसे जो गवर्नमेंट होगी या पुलिस अथॉरिटीज़ होगी, ये सब एग्जीक्यूटिव में आती हैं। तो ओशन कहता है कि इंटरनेशनल लॉ में ना तो कोई सॉवरन लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है जो सबसे सुप्रीम हो और सारे कंट्रीज़ के लिए लॉ बनाए, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कंट्रीज़ आपस में ट्रीटीज़ करके लॉज बनाती हैं, या जो कस्टम्स चले आ रहे हैं वही लॉ बन जाते हैं। और ना ही कोई यहाँ एनफोर्समेंट एजेंसी है जो इन लॉज को एनफोर्स करा पाए। तो इसीलिए
ऑस्टिन कहता है कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो कोई लॉ नहीं है, उसे आप पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी कह सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हॉलैंड का व्यू इंटरनेशनल लॉ को लेके। हॉलैंड अपनी बुक एलिमेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में बताता है कि इंटरनेशनल लॉ इज द वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। मतलब जो इंटरनेशनल लॉ है और जो जूरिस्प्रूडेंस है वो पैरेलल है एक दूसरे से। पैरेलल इन द सेंस कि वो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हैं, अलग हैं और सेपरेट हैं। तो ये समझने की गलती मत कर देना कि इंटरनेशनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस जो है वो सेम है। सेम इन द सेंस कि हॉलैंड कहता है कि इंटरनेशनल लॉ पे जूरिस्प्रूडेंस के कोई प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं होते। हालांकि हमें यहाँ से देखने में ये लग सकता है कि इंटरनेशनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जैसे आप देखो, अगर सपोज करो ये लाइन जो है ये इंटरनेशनल लॉ है और ये लाइन जो है जूरिस्प्रूडेंस है, ये हमें लग रहा है कि एक वैनिशिंग पॉइंट पे मिल रहे हैं, बट एक्चुअल में हमें भी पता है कि रेलवे की जो पटरियाँ होती हैं वो दोनों आपस में पैरेलल होती हैं, वो कभी नहीं मिलती। हालांकि हमें इस पॉइंट से यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमें लग रहा है कि एक पॉइंट में मिल रहे हैं जिसे हम वैनिशिंग पॉइंट कहते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। सो हॉलैंड कहता है कि इंटरनेशनल लॉ इज द वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। मतलब इंटरनेशनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस दोनों पैरेलल हैं एंड सेपरेट हैं। हालांकि हमें यहाँ से देखने में लग सकता है कि वो वैनिशिंग पॉइंट में मिल रहे हैं। एक इल्यूजन क्रिएट हो सकता है हमारे मन में कि इंटरनेशनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस वैनिशिंग पॉइंट में मिलते हैं, बट एक्चुअल में ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं, दोनों अलग अलग हैं और कभी नहीं मिलते। जूरिस्प्रूडेंस के प्रिंसिपल्स इंटरनेशनल लॉ पे अप्लाई नहीं होते। बहुत से इसके केसेस एग्जांपल्स हैं, जैसे इंटरनेशनल लॉ में कोई डिस्प्यूट सेटल करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है जो डिस्प्यूट सेटल कर सके। जूरिस्प्रूडेंस तो हमें बात करता है इफेक्टिव जस्टिस डिलीवरी सिस्टम होना चाहिए, इंटरनेशनल लॉ में ऐसा कुछ है ही नहीं। सो पोलैंड कहता है कि इंटरनेशनल लॉ इज द वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। लास्ट टॉपिक है बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसमें कुछ थ्योरीज हैं जो बताती है कि इंटरनेशनल लॉ का जो बेस है वो क्या है। पहली थ्योरी है नेचुरलिस्ट थ्योरी। ये 16th और 17th सेंचुरी के जो जूरिस्ट हैं वो ये बिलीव करते थे कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो लॉ ऑफ नेचर पे बेस्ड है। इसमें जो जूरिस्ट थे वो बेसिकली ग्रोशियस और वेटेल ऐसे जूरिस्ट थे जो इन्फ्लुएंस थे सेंट ऑगस्टीन से या विक्टोरिया से, इनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहते थे। सेकंड थ्योरी है पॉजिटिविस्ट थ्योरी। ये कहते हैं कि सिर्फ वो प्रिंसिपल्स जो आपस में जो कंट्रीज की कंसेंट से एस्टेब्लिश हुए हैं वही इंटरनेशनल लॉ है। अब कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी। एक्सप्रेस कंसेंट का एग्जांपल हो सकता है जैसे ट्रीटी। इम्प्लाइड कंसेंट का एग्जांपल हो सकता है जैसे कस्टम्स हैं कुछ जो चले आ रहे हैं पुराने टाइम से और कंट्रीज आपस में ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं, वो इम्प्लाइड कंसेंट हो सकती है। थर्ड जो है वो है एक्लेक्टिक थ्योरी। एक्लेक्टिक थ्योरी ये कहती है कि इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो ना तो लॉ ऑफ नेचर से बना है ना ही स्टेट्स की कंसेंट से बना है, ये इन दोनों के मिक्सचर से बना है। मतलब इसमें नेचुरल लॉ के एलिमेंट्स भी हैं और वॉलेंट्री लॉ के एलिमेंट्स भी हैं। वॉलेंट्री लॉ मतलब जो लॉज आपस में कंट्रीज की कंसेंट से बना है। सो बस यही था आज का इंटरनेशनल लॉ का लेक्चर, जिसमें हमने इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशंस देखी, पब्लिक और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का डिफरेंस देखा और साथ ही साथ हमने कुछ थ्योरीज देखी इंटरनेशनल लॉ की जो बेसिस है इंटरनेशनल लॉ का। थैंक यू।